इस संवाद कार्यक्रम में भरतपुर के दायित्ववान कार्यकर्ताओं का, भरतपुर के गतिशील जिला अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का, सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने पश्चिमी बंगाल के अंदर हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में वहां के हालातों के बारे में, हिंसा के कारण से वहां भयग्रस्त वातावरण के बारे में विचार साझा करने के लिए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस संवाद कार्यक्रम का आगाज किया है। मित्रों, आप सबको मालूम है हमारा संविधान, जिससे हम सब लोग शासित हैं, इस प्रजातंत्र के अंदर जो तंत्र शासन करता है प्रजा पर, उसके चुनाव भी संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार हर प्रत्येक 5 साल में होते हैं। और हमारे संविधान की मूल अवधारणा, हमारा ढांचा संघीय ढांचा है। फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब राज्य अलग अलग राज्यों से संघ बनता है, केंद्र की सरकार बनती है, शासन करने वाली सरकार बनती है, तो हमारा सबका संवैधानिक दायित्व है कि इस देश के अंदर किस सूबे में क्या बात हो रही है उसके बारे में हम सब लोग परिचित भी रहें और उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता द्वारा अपने शासन करने वाले तंत्र का निर्माण मत की पेटी से होता है। अब राजतंत्र नहीं, अब रानी के कोख से नहीं, मत की पेटी से शासन करने वाले शासक निकलते हैं। और हम देख रहे हैं 1952 से, जब से हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ, लगातार चुनाव केंद्रीय सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए होते रहे हैं। हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए, 2 मई को जो नतीजे हुए, अप्रैल और मार्च के महीने के अंदर जिनकी घोषणाएं हुई, 5 राज्यों के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए। और आसाम के अंदर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। पांडिचेरी के अंदर हमारे एनडीए की सरकार ने शासन संभाला। तमिलनाडु में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला, हमारे 3 विधायक जीते। केरल के अंदर हमारा मत प्रतिशत बढ़ा। और पश्चिमी बंगाल के अंदर पिछली विधानसभा के अंदर मात्र 3 सीटें हमारी थी, वो बढ़कर 77 सीट हो गई, 77 सीट्स हो गई। और 25 गुना की बढ़ोतरी पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने की। पश्चिमी बंगाल के अंदर आजादी के बाद लगातार 30 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा। और उसके बाद 34 वर्ष तक वामपंथियों के शासन में अभेद किले के रूप में लाल झंडा की सरकार देश में पश्चिमी बंगाल में कायम रही। और उसके बाद अब 10 साल तक लगातार, और तीसरी बार अब टीएमसी की ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनी। पर इस बार राजनीतिक शोधकर्ताओं के सामने चुनाव परिणाम में एक अचरज भरा चुनाव परिणाम आया। सब लोग अचंभित हो गए, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सारे विचारधाराओं को ताक में रखकर लेफ्टिस्ट पार्टी ने कांग्रेस, जिसका बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा विरोध कम्युनिस्ट किया करते थे, उसके साथ समझौता किया। और दुर्भाग्य ये रहा
कि 30 वर्ष तक शासन करने वाली पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट हुई। यानी एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का आज की तारीख में इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नहीं जीता। और 34 वर्ष तक शासन करने वाले लाल झंडा की सीपीएम की पार्टी भी 0 पर आउट हो गई। एक भी पार्षद, एक भी विधायक वो जिता नहीं पाए। पहली बार यूं लगा कि हाशिए पर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम पार्टी, जिन्होंने दोनों ने मिलाकर 64 वर्ष इस आजादी के अंदर कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर पश्चिमी बंगाल पर शासन किया, वो हाशिए पर चली गई। और सीधा संघर्ष हुआ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, ममता बनर्जी के बीच में। मतों का जो ध्रुवीकरण हुआ उसने सारे राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण को अचंभित कर दिया और उसमें 38.13% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार अपनी उपस्थिति पश्चिमी बंगाल में दर्ज करवाई। पश्चिमी बंगाल के अंदर इस चुनाव को भजनलाल जी के साथ साथ मुझे भी नजदीक से देखने का मौका मिला। 24 परगना के अंदर 5 विधानसभाओं के अंदर बासंती, कुलथली, पाखर प्रतिमा, गोसाबा और काकद्वीप के अंदर लगातार 20-22 दिन मुझे भी काम करने का मौका मिला। और जब पश्चिमी बंगाल के इतिहास को नजदीक से देखने का मौका मिला तो मुझे लगा कि वो समय था 1911 का, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। ब्रिटानिया हुकूमत के अंदर पश्चिमी बंगाल कभी देश की राजधानी हुआ करता था। पश्चिमी बंगाल अगर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल अध्यात्म की धरती है। पश्चिमी बंगाल की संस्कृति और संस्कृति के साथ साथ क्रांतिकारियों की धरती रही है। साहित्य का सर्जन करने वाले विश्वविख्यात साहित्यकारों की धरती रही है। और धर्म के जन जागरण की बात ही मैं क्या करूं। विवेकानंद जी की वो यात्रा जो कलकत्ता से निकलकर सिकोगा तक गई, दुनिया ने उस सन्यासी का जो संबोधन सुना तो सभी लोग कह रहे थे कि धन्य है वो धरती जिस धरती ने ऐसे लाल को पैदा किया। और वो धरती थी पश्चिमी बंगाल। चैतन्य महाप्रभु की बात करूं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करूं, महर्षि अरविंद की बात करूं, रविंद्रनाथ जी टैगोर की बात करूं, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सबसे पहले सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध में उस राजतंत्र में अपनी आवाज को उठाया, सती प्रथा के विरुद्ध में। और मैं समझता हूं कि इन सब के बीच में जब ब्रिटानिया हुकूमत को उखाड़ने के लिए, मां भारती के पैरों से गुलामी की जंजीर को काटने के लिए जब आंदोलन हो रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ने पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। और इसके साथ ही जहां जगदीश चंद्र बसु जैसे महावैज्ञानिक, डॉक्टर पीसी राय जैसे आधुनिक चिकित्सा के जनक रहे, वो भी इसी धरती से रहे। परंतु दुर्भाग्य ये भी रहा, आज हिंदुस्तान में नक्सलवाद की बात चलती है। नक्सलवाद की नक्सलबाड़ी भी इसी पश्चिमी बंगाल के अंदर है। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला दंश इस पश्चिमी बंगाल ने उस समय झेला जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो रहा था। हमें बड़े आदर के साथ ये बात कहते हैं, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा था। पर अगर पश्चिमी बंगाल के जनक की भूमिका के बारे में देखा जाए, इतिहास को लिखने वाले कई शोधकर्ता इस बात का प्रमाणित भी करते हैं कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी नहीं होते तो इस कलकत्ता पश्चिमी बंगाल का ये हिस्सा जो आज अभिन्न भारत का हिस्सा, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के इस बंटवारे ने जो खून खच्चर देखा, मैं समझता हूं आज भी इतिहास के पन्नों पर जब देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही नहीं,
1971 में जब पाकिस्तान अपने बाहर से स्वयं टूट रहा था, जब गृह युद्ध की ओर पाकिस्तान था, बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, उस समय भी 1971 में भी पश्चिमी बंगाल एक बार उससे धू धू करके जला था। और मैं समझता हूं कि इस बार इस आजादी के इतने बसंत गुजर जाने के पश्चात लोगों को 1947 का वो मंजर याद आ गया जब उन्मादी जिहादियों ने निरीह लोगों के पर हमले करने का काम किया, कत्लेआम करने का काम किया। और अभी आपने वीडियो के माध्यम से जलते हुए पश्चिमी बंगाल को देखा है, कानून के रखवालों की तटस्थ भूमिका को देखा है। मैं समझता हूं यह पश्चिमी बंगाल के लिए कोई पहली घटना नहीं। मैं आपका ध्यान 34 वर्ष तक शासन करने वाली उस वामपंथी सरकार के जो उस समय जो मुख्यमंत्री रहे, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, कि 1997-98 तक पश्चिमी बंगाल के अंदर 27,000 घटनाएं, राजनीतिक हत्याएं हुई। मैं समझता हूं इस प्रकार का उत्पीड़न का ये नजारा, और अभी जब हम नेशनल क्राइम ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट को देखते हैं, पूरे मुल्क में जितनी हत्या हुई उसमें चौथा स्थान पश्चिमी बंगाल का रहा। आज पश्चिमी बंगाल की जर्जर कानूनी व्यवस्था, निश्चित तौर पर इसका एक बुनियादी कारण भी है। जब हमारा देश मुल्क आजाद हो रहा था तब बंगाल में तदर्थ सरकार जो बनी थी वो मुस्लिम लीग की सरकार थी। उस समय जो बुनियाद रखी गई, उस समय जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति प्रारंभ हुई, बड़ा दुर्भाग्य रहा। 30 वर्ष तक कांग्रेस शासन करती रही। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण और वोटों के ध्रुवीकरण को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके उन्होंने अपने चुनावी वेतरणी पार करने का काम किया। 34 वर्ष तक शासन करने वाली सीपीएम पार्टी ने इन्हीं की सरपरस्ती की, और अब तीसरी बार जो माननीय मुख्यमंत्री के पद पर आरूढ़ हुई है ममता जी, 10 वर्ष के उनके शासन को अगर आप देख लो तो अपने वोट बैंक को कायम रखने के लिए हिंदुस्तान में पहली घटना है जब किसी सूबे के मुख्यमंत्री के सामने कोई जय श्री राम का नारा लगाए और मुख्यमंत्री जी अपनी कार से उतरकर उसको पीटने के लिए दौड़े। आप अंदाजा लगाएं, हमारे आराध्य देव हैं, श्री राम का नारा लगाना भी जहां टीएमसी के सुप्रीमो को भय नहीं, वहां किस प्रकार का वातावरण रहेगा इसकी कल्पनाएं हम कर सकते हैं। आज 2 मई को जब चुनाव के परिणाम आए, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि मैं भी वहां रहा, भजन लाल जी भी वहां रहे। कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस बार तिकोना संघर्ष जो दूर से सामने से नजर आ रहा था, 64 वर्ष तक शासन करने वाली सीपीएम और कांग्रेस पार्टी का वजूद मिट जाएगा। पर 2 मई के परिणाम में जो जो टीएमसी ने बढ़त बनाना प्रारंभ किया, और चुनाव में काउंटिंग अभी पूरी हुई नहीं थी, मतगणना के क्षेत्र में, मतगणना स्थल पर एक अराजकता का वातावरण पैदा होना प्रारंभ हो गया। मतगणना में जो हमारे एजेंट गए हुए थे, उनके घरों पर लामबंद होकर टीएमसी के लोगों ने जाकर उनको धमकाना प्रारंभ कर दिया, और उधर से मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला, खेल होगा। खेल हो गया। मैं समझता हूं ये जिस प्रकार का खूनी खेल हुआ, ये इस प्रकार की घटनाएं इस लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। पश्चिमी बंगाल के अंदर जर्जर कानून व्यवस्था तो विरासत में मिली है। पश्चिमी बंगाल के अंदर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि यहाँ हजारों हत्याएं हुई है, वामपंथियों का एक साप्ताहिक निकलता है मेन स्ट्रीम, उसके अंदर भी ये लिखा गया था कि 1997 से 2009 के बीच में 55,000 इस प्रकार के मामले हुए हैं जिसमें राजनीतिक तौर पर लोगों को या तो हत्या करने का प्रयास किया गया या हत्या कर दी गई। ठीक इसी प्रकार का एक मंजर हमें फिर देखने को मिला, और मैं समझता हूं कि जब ये आंकड़े देखते हैं, निश्चित तौर पर बड़ा अचंभा होता है।
148 विधानसभाओं में तांडव मचा। 148 विधानसभाओं में कुछ न कुछ घटनाएं हुई और 6,983 घटनाएं हुई, और जिसमें 2,063 घटनाओं के शिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग रहे। हालात इतने विचित्र हुए कि हमारे अनुसांगिक संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ के संगठनों ने को 191 कैंप खोलने पड़े पुनर्वास के लिए, और उसमें लगभग 7,000 वो पीड़ित लोग थे जो बेघर होकर, जिनके घरों को लूट लिया गया, जिनके घरों को जला दिया गया, उनको आकर उनमें शरण लेनी पड़ी। 6 मई को केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी जब जायजा लेने गए इस हिंसा के तांडव का, आप हिम्मत देखिए, उनकी कार पर भी जो हमला कर दे और तटस्थ रहे पुलिस, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। मामला कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में गया। 7 मई को कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी और एसआईटी गठित की। सरकार ने एफिडेविट देकर कहा कि हम पूरी व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। चिंतित प्रधानमंत्री ने महामहिम राज्यपाल महोदय से रिपोर्ट ली। हमारे राजस्थान का गौरव जगदीप जी धनखड़, महामहिम राज्यपाल, बिना परवाह किए हुए दंगाग्रस्त दौरे पर निकल पड़े, और मैं समझता हूं कि लोगों को राहत देने के लिए उन्होंने अद्वितीय कदम उठाए, पर दंगे सरेआम घूमते रहे। और अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने भी वहां जाकर सारे मामले को देखना प्रारंभ किया है। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर यह लगता है कि जिस प्रकार की घटनाएं 135 से लगभग इस चुनाव तक हमारे कार्यकर्ता आज बलिदान की बलवेदी पर चढ़े, हत्याएं हो गई, कितनी बहनों का बलात्कार हुआ, मैं उन सारे आंकड़ों को रखूं तो लंबा समय लगेगा, परंतु बड़ा 21,842 लोग इन हिंसा का शिकार हुए, 35 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 3600 शहर और गांव के अंदर में लोग प्रभावित हुए। और भजनलाल जी को मालूम है, जिस इलाके में हम लोग थे 24 परगना में, वहां सुंदरवन इलाके में एक साथ बुलडोजर, चुनाव के परिणाम के साथ ही बुलडोजर लाकर 200 मकानों को तोड़ दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के जिहादी गुंडे खुली मोटरसाइकिलों में जीप पर वाहन लेकर, जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग थे, जहां जो हमारे संघ के समर्थित लोग थे, हमारी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग थे, जय श्री राम करने वाले लोग थे, उन लोगों पर हमला करने का ऐसा सिलसिला प्रारंभ कर दिया। लोगों को 1947 में पूर्व बंगाल और पश्चिमी बंगाल के बंटवारे में जिस प्रकार का वातावरण नहीं बना था, उससे गंभीर वातावरण बन गया। 1971 में बांग्लादेश के समय में भी जिस प्रकार का नहीं जला था पश्चिमी बंगाल, उसी प्रकार की बातें होने लग गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलिदानी कार्यकर्ताओं के दम पर वहां जो संगठन खड़ा किया है, वहां 79,000 बूथ में से 70,000 बूथ कमेटियां बनी है। हम लोग जब विधानसभाओं में बैठक में जाया करते थे, 95% पन्ना प्रमुख उपस्थित हुआ करते थे। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 2.5 साल पहले वहां पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए। 30% जगह पर तो नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया गया, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का एक नॉमिनेशन रहा, निर्विरोध रहा। उसके बाद भी 5,636 जगह पर भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज संस्थानों पर कब्जा करके सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास है। जिस प्रकार के हालात वहां देखे, गांव में दौरे पर गया, मैंने मेरी जिंदगी में इस प्रकार का पिछड़ा गांव नहीं देखा। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1 घंटे का समय। गांव में ना सड़क है, ना बिजली की व्यवस्था है, पानी के लिए एक आधा हैंडपंप लगा हुआ है, उपकेंद्र की कल्पना नहीं कर सकते, स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, स्कूल की बिल्डिंग अगर देखो तो उसमें आदमी घुस नहीं सकता, और आम आदमी कटमनी को देने के लिए मजबूर है। जब हम वहां चुनाव में जाया करते थे तो लोग एक ही बात कहते थे कि ममता की सरकार कटमनी की सरकार है। अभी वहां तूफान आया था, तूफान के अंदर भी जो राहत काम चला, उसके अंदर भी कटमनी, घुसपैठियों और रोहिंग्यों के द्वारा जिस प्रकार वहां कानून व्यवस्था को ठेंगा बताकर कानून को हाथ में लिया जाता है,
उस प्रकार की हालत, उस तरह की दहशतगर्दी शायद दूसरे किसी सूबे में इस हिंदुस्तान में नहीं होगी। आज बहुत अफसोस इस बात का भी है कि इस चुनाव के अंदर जो 2016 के चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम को मिलकर 36% वोट मिला था, 36.5% वोट, वो सारा वोट पोलराइज हो गया और ये दोनों पार्टियां, नेशनल पार्टियां 8.6% में आकर रुक गई। 27% अल्पसंख्यक है पश्चिमी बंगाल में। 27% अल्पसंख्यकों ने 92% मतदान किया और 73% जो गैर अल्पसंख्यक थे, जो हिंदू और हिंदुत्व के लोग थे, उन्होंने 67% मतदान किया। मतदान का प्रतिशत और वोटों का ध्रुवीकरण और सीधी लड़ाई ने आज एक बार फिर ऐसी सरकार को पैदा कर दिया जिस सरकार की बुनियाद में गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, जिस सरकार का पश्चिमी बंगाल में विश्वास नहीं, विकास में विश्वास नहीं। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कही तो लोगों ने कहा एक भी किसान के खाते में 1 रुपया नहीं आया, क्योंकि पश्चिमी बंगाल ने एक भी किसान के खाते की जानकारी, खाते का डेटा केंद्र सरकार को नहीं भेजा और साफ मना कर दिया कि हमें पश्चिमी बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि की आवश्यकता नहीं। आयुष्मान योजना वहां लागू नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक कोई गरीब ऐसा नहीं बचे जिसके सर पर छत नहीं हो, उस योजना को भी एक तरह से समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। सरकार का वजूद सिर्फ गुंडों के घरों में है। आज पश्चिमी बंगाल के अंदर कलकत्ता जैसा महानगर, वहां बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भी रहते हैं। प्रवासी राजस्थानियों ने हमें बताया कि चुनाव के अंदर और चुनाव से पहले हमारे यहाँ आकर सबको धमकाया गया कि अगर आपने मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर दिया और यह कहा गया मतदान आप करने जाओगे नहीं, आपका मत मान लिया गया, मतदान करने अगर आप गए तो आपके घर में बिजली, पानी सारे कनेक्शन काट दिए जाएंगे, आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया जाएगा और आपके जीवन को संकट में डाल दिया जाएगा। मैं समझता हूं राजनीति का अपराधीकरण, और अगर ये कहूं कि अपराधियों की राजनीति, इस प्रकार का मंजर देखा नहीं। आज हम इस संवाद के माध्यम से हमारे सारे जो हम लोगों ने वहां देखा और पश्चिमी बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस बातों को हम साझा कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि हमारे बलिदानी कार्यकर्ता जो आज भी जोखिम की जिंदगी को जीकर पार्टी का आधार को मजबूत करने के लिए विचार के आधार पर, एक दर्शन के आधार पर, एक सेवा और संगठन के आधार पर जो बंगाल में काम कर रहे हैं, उनका मनोबल हम ऊंचा करें। उनके पुनर्वास के अंदर हमारा सहयोग किस प्रकार का हो, इस प्रकार की बात हम करें। हम चूंकि हमारी पार्टी एक परिवार के नुमा पार्टी है, हम एक सिद्धांत और पंच निष्ठाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे सामने किसी प्रदेश की प्रति की बात नहीं, हम एकाकार हैं, सहकार है हमारे में। इसलिए बंगाल के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना हमारा सबका कर्तव्य है। और बंगाल में जिस प्रकार की बात हो रही है, मैं समझता हूं उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राज्यपाल वहां के महामहिम संवैधानिक प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वहां, उन्होंने भी ये कहा कि अगर इसी प्रकार का वातावरण रहा तो लोगों को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और महामहिम राज्यपाल भी जब दौरे पर गए तो उनके भी गो बैक के नारे लगाकर उनके दौरों को भी जिस प्रकार बाध्य करने का काम किया, मैं समझता हूं उसकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। मोटे तौर पर आप सब लोग समाचार पत्रों के माध्यम से पश्चिमी बंगाल के उपजे हुए हालात को देखते हैं। अभी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सबने वहां धू करते हुए बंगाल को देखा है। वो बंगाल जो पूरे मुल्क को अध्यात्म के क्षेत्र में कभी अग्रणी होकर भूमिका निभाया करते थे। अंडमान की जेल के अंदर क्रांतिकारियों की पूरी संख्या में 50% बंगाल प्रदेश के क्रांतिकारी थे। आज क्रांतिकारियों की धरती, अध्यात्म की धरती, जगदीश चंद्र बसु की धरती, परमहंस की धरती, विवेकानंद की धरती धू करके चल रही है। मानवता को बचाने के लिए वह मानवतावादी संगठन और हमारे अनुसांगिक संगठन लगे हुए हैं। हम सब लोगों को उनका सहयोग के साथ साथ उनका मनोबल ऊंचा करना चाहिए। मोटे तौर पर ये संवाद कुछ जानकारियों के लिए किया गया है। अब इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही हम बात कर सकते हैं।
क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें मजबूर किया है और इस समय में हम दोहरे दायित्व में काम कर रहे हैं। एक तो हम संगठन, और संगठन ही सेवा है, सेवा ही संगठन है, हम सेवाओं के काम में जुटे हैं। और दूसरी, जिस प्रकार की जर्जर कानून व्यवस्था आज बंगाल में नजर आ रही है, ठीक उसी की प्रतिबिंब को देखूं तो भरतपुर में नजर आ रही है, जहां सरेआम डॉक्टर दंपतियों की हत्या हो जाती है, जहां हमारे दलित सांसद पर हमला हो जाता है, जहां रेत माफियों का एक तरह से वर्चस्व कायम है, जहां ना मां बेटी सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है। हमें उस मोर्चे पर भी लड़ना है। मुझे उम्मीद है लोहगढ़ के कार्यकर्ताओं को, जिनका शानदार इतिहास है, कि हम इस संक्रमण काल के अंदर हम डट कर लड़ेंगे, सेवा भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपका कोई सवाल होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वैसे मर्मज्ञ विद्वान और एक तरह से पश्चिमी बंगाल के अंदर जो हमारे सब की अगुवाई किया करते थे, भजनलाल जी, वो इस बैठक में उपस्थित हैं। भजनलाल जी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह अपनी बात को कह पाएंगे। सबका आभार व्यक्त करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए, इस संवाद कार्यक्रम में मेरी टूटी फूटी वाणी जहां तक पहुंची होगी, मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी बातों से सारी हालातों को किस प्रकार बता पाया, पर मोटा मोटा परिदृश्य जो वहां है, और मैं समझता हूं, जिस तरह मैंने प्रारंभ में कहा, जब हमारे संविधान की बुनियाद हमारा संघीय ढांचा है, और जब हमारा ये संघ राज्यों से बना है, तो हर राज्य में किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, हमारा संवैधानिक दायित्व है हम उनकी जानकारी रखें। इसी मंतव्य के साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व ने इस संवाद कार्यक्रम का आगाज किया है। इसमें आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।